जरा खेल की दुनिया की तरफ आपको लेकर चलते हैं और बात करते हैं आज होने वाले सरप्राइज की। आज देखिए टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में T20 सीरीज का आगाज होगा, लेकिन क्या प्लेइंग 11 में आपको कोई सरप्राइज देखने के लिए मिल सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या करोड़ों क्रिकेट फैंस का इंतजार आज खत्म होगा? क्योंकि हर किसी की नजरें हैं सिर्फ एक नाम पर और वो नाम है वैभव सूर्यवंशी का। आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला T20 मैच खेला जाएगा, लेकिन मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या वैभव को डेब्यू का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जिस खिलाड़ी ने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीत लिया, उसे अब मैदान पर खेलने का मौका जरूर मिलना चाहिए। आयरलैंड के खिलाफ घुटने टेकने के बाद टीम इंडिया सवालों के बाउंसर झेल रही है। जो सवाल टीम मैनेजमेंट के लिए चुनौती बना है वो ये कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया का कैप पहनने का मौका मिलेगा। फिलहाल तो करोड़ों फैंस की निगाहें आज स्कोर बोर्ड से ज्यादा टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर रहने वाली है, क्योंकि वैभव को आयरलैंड के खिलाफ ना खिलाए जाने का मलाल अभी भी फैंस को कचोट रहा है। हमको उम्मीद लगता है कि अभी तो वैभव सूर्यवंशी के खौफ से सामने वाले टीम की हालत ख़राब हो जाती है और खिलाने से हम उम्मीद करते थे कि इंडिया मैच जीतता। गौतम गंभीर से मांग करता हूं कि ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी को अगर पानी पिलाने के लिए रखते हैं तो ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। लेकिन वैभव जैसे हीरे को तराशने के लिए उन्हें मैदान पर खिलाना बहुत ज़रूरी है। ये तो टीम मैनेजमेंट का अपना फैसला है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उन्हें मैदान पर, उस नन्हे सितारे को मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं। करोड़ों क्रिकेट फैंस वैभव को आज मैदान में देखने के लिए बेताब हैं। वजह उनके वो रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने उन्हें 15 साल की उम्र में क्रिकेट का करिश्मा बना दिया है। आईपीएल में वैभव दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले बुमराह और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों की पहली गेंद को बाउंड्री पार भेजकर अपना लोहा मनवा चुके हैं। वैभव ने आईपीएल के बीते सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है और करीब करीब हर गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी से अपनी अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वैभव के लिए लगातार आवाजें उठ रही हैं। फैंस का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी को अब मौका नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा। आयरलैंड सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह घुटने टेके हैं, उसके बाद तो वैभव के इंटरनेशनल डेब्यू की डिमांड और तेज हो गई है। हालांकि वैभव को लेकर टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम सोच अलग है। असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट साफ कह चुके हैं कि वैभव को भी बाकी खिलाड़ियों की तरह चयन की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उनका कहना है कि सिर्फ प्रतिभा के दम पर किसी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल सकती। कप्तान श्रेयस अय्यर भी टीम मैनेजमेंट के फैसले के साथ खड़े हैं। श्रेयस का मानना है कि टीम में मौजूद हर खिलाड़ी ने प्रदर्शन के दम पर जगह बनाई है और जिन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया, उन पर भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। वहीं वैभव को लेकर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की राय बिल्कुल अलग है। गावस्कर का मानना है कि वैभव जैसे टैलेंट को जितनी जल्दी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव मिलेगा, उतना ही फायदा भारतीय क्रिकेट को होगा। एक महीने पहले से मैं कह रहा था कि ये आयरलैंड की जो 2 मैचेस है, वहां पे जिस तरह के वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म था, तो उसको दोनों मैचेस में खिलाया जा सकता था, क्योंकि एक मैच में आप अभिषेक शर्मा को लेते और सूर्य के साथ ओपनिंग करने के लिए, और दूसरे मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप कर दिया, नीचे करके सैमसन को लेते। वैसा आप कर सकते थे, पर वैसा हुआ नहीं। ऐसे में आज इंग्लैंड के खिलाफ फैंस की नजरें सिर्फ टॉस पर नहीं होंगी, बल्कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर सबकी नजर होगी। देखना होगा कि क्या टीम इंडिया आयरलैंड की तरह फिर अनुभव को तवज्जो देगी या फिर पिछली सीरीज में मिली हार से सबक लेकर वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट में हाथ आजमाने का मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, आयरलैंड से सीरीज गंवाने के बाद जो प्रेशर है वो वर्ल्ड चैंपियंस पर है, लेकिन टीम इंडिया दबाव भूलकर नई ऊर्जा और ताकत के साथ मैदान पर उतरना चाहती है। देखिए, मैच से पहले टीम इंडिया की फुर्सत के कुछ पल तस्वीरों के जरिए टीम इंडिया की जर्नी अब आपको दिखाते हैं। बेलफास्ट टू डरहम, जब बड़े ब्लू ब्रिगेड के कदम। That's the way I like it.
that's the way. First of all, apologies for the late awareness. I said that's the way. I like it. That's the way. I say that's the way. I like it. क्रिकेट के बाद अब बात फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की कर लेते हैं, जिसका क्रेज हर तरफ दिखाई दे रहा है, जिसमें फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने शानदार खेल दिखाया। लियोनेल मेसी के रिकॉर्ड को कड़ी चुनौती वो दे दी है उन्होंने, और गोल्डन बूट की दौड़ को दिलचस्प बना दिया है। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन ने स्वीडन के खिलाफ राउंड ऑफ 32 मुकाबले में दमदार खेल भी दिखाया। अब मैच में स्टार स्ट्राइकर एम्बापे ने 2 गोल किए हैं और फ्रांस को 3-0 की आसान जीत दिला दी। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल यानी राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। बिल्कुल, यहाँ पर उनका सामना पराग्वे से होगा, लेकिन इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी देखिए सिर्फ जीत नहीं बल्कि एम्बापे का रिकॉर्ड तो शो रहा, जिन्होंने इस विश्व कप में अपने गोलों की संख्या 6 कर ली और इसी के साथ उन्होंने अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी की बराबरी कर ली है, जिनके नाम भी इस विश्व कप में अब तक 6 गोल दर्ज हैं। हालांकि देखिए गोल्डन बूट की इस दौड़ में एम्बापे फिलहाल मेसी से काफी आगे हैं। वजह है कि उनके नाम 6 गोलों के अलावा 2 असिस्ट भी शामिल हैं। साथ ही एम्बापे ने विश्व कप नॉकआउट चरण में अपने गोलों की संख्या 10 कर ली, जो अब तक सबसे ज्यादा है। अब तक फुटबॉल वर्ल्ड कप में एम्बापे के नाम 18 मैचों में 18 गोल दर्ज हैं। वो विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है और इसी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं जिनके नाम फिलहाल 19 गोल दर्ज हैं। भारत की बेटी अब सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि खेलों के संचालन और फैसलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में भी नया इतिहास लिख रही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की मंजू नयाल ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो अब तक देश की कोई महिला नहीं कर सकी है। मंजू नयाल भारत की पहली 3 स्टार इंटरनेशनल महिला कुराश रेफरी बन गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश का नाम रोशन कर रही हैं। बरसों की साधना और कठिन परिश्रम से हासिल ये अवार्ड और मेडल्स कामयाबी की कहानी खुद ब खुद बयां करने के लिए मुकम्मल है। गाजियाबाद के वैशाली की रहने वाली मंजू नयाल ने अपनी प्रतिभा के दम पर हासिल इन तमगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान अब और बढ़ा दिया है। मंजू नयाल ने देश की पहली महिला 3 स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी बनकर इतिहास रच दिया है। मैम, देश की पहली 3 स्टार रेफरी कुराश गेम में सुनकर कैसा लग रहा है? देश की पहली महिला रेफरी। सर बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड मूवमेंट हो रही है कि देश की पहली महिला रेफरी बनी हूँ, तो काफ़ी लोगों की विशेस भी आ रही हैं और मतलब सपोर्ट भी मिला काफ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहली 3 स्टार रेफरी बन के कुराश की। 2023 में 1 स्टार इंटरनेशनल कुराश रेफरी, 2025 में 2 स्टार इंटरनेशनल रेफरी और अब पिछले दिनों जून महीने में मंजू ने उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा पास की और भारत की पहली 3 स्टार अंतर्राष्ट्रीय महिला कुराश रेफरी बनने का मुकाम हासिल किया। पहले स्टेट रेफरी का एग्ज़ाम दिया कुराश के अंदर, फिर नेशनल रेफरी का, फिर अब इंटरनेशनल रेफरी में, तो फिर फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, अब मैं 3 स्टार हो गई हूँ। तो ये बिग अचीवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर। मैं अभी तक 3 स्टार रेफरी कोई वुमेन नहीं थी, फर्स्ट रेफरी मैं बनी हूँ इस बार, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए। मंजू नयाल ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की, आगे उनका क्या लक्ष्य है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कुराश खेल क्या है। कुराश मध्य एशिया से जुड़ी एक प्राचीन और लोकप्रिय कुश्ती शैली है, जिसकी उत्पत्ति करीब 3500 साल पहले उज्बेकिस्तान में हुई थी। इस खेल में 2 खिलाड़ी एक दूसरे को पकड़कर पीठ के बल जमीन पर गिराने का प्रयास करते हैं। कुराश अब एक वैश्विक खेल बन चुका है, जिसे 130 से अधिक देशों में खेला जाता है। इसे 2018 के एशियाई खेलों में भी शामिल किया गया था, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते थे। मंजू नयाल फिलहाल गाजियाबाद में गुरुकुल 10 स्कूल के शारीरिक शिक्षा विभाग की कोऑर्डिनेटर हैं और कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं। वैसे मैं जूडो में भी नेशनल रेफरी थी, तो वहाँ पर हमारे सर थे रवि कपूर सर, जो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने स्विच करा कुराश के अंदर, तो अब उनका साथ था, उन्हें जानते थे दिल्ली के अंदर, बाकी को नहीं इतना हमारा वो था। जब उन्होंने स्विच करा तो उनके साथ साथ हमने कुराश में भी स्विच कर लिया था उन्हीं के उससे।
मंजू ने कजाकिस्तान में नोमैड गेम्स 2024, रूस के याकुत्स्क में चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स 2024, बहरीन में तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 में रेफरी की भूमिका निभाई है। उज्बेकिस्तान में जूनियर एशियन इंटरनेशनल कुराश कप 2026 और जापान ओपन कुराश चैंपियनशिप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में रेफरी के रूप में जिम्मेदारी निभाई है। 2015 में चीनी ताइपे में आयोजित जूनियर एशियन कुराश चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कोच के रूप में भी मंजू ने देश का प्रतिनिधित्व किया है। मंजू नयाल का लक्ष्य अब इसी साल सितंबर में होने जा रहे एशियन गेम्स में रेफरी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है। एशियन गेम्स जो अब सितंबर में होने वाले हैं 22 से, उसमें अभी हम दिल्ली इंडिया से गए थे और वहाँ ट्रायल इवेंट्स देखने गए थे कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या होने वाला है। तो उसका एक रन थ्रू था वहाँ पर। तो वहाँ पे मैं एज ए इंडिया से रिप्रेजेंट करा था मैंने वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें वहाँ मुझे सीखने को भी मिली। बहुत सारी चीज़ें देखी, क्या कमियां थी, क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ देख के आए हैं। और अब हम सितंबर में अगर हुआ तो सितंबर में हम वहाँ जाएंगे। मंजू नयाल की ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लंबे अनुभव और मेहनत का परिणाम है, बल्कि देश की उन महिलाओं के लिए प्रेरणा भी है जो खेलों में कुछ अलग पहचान बनाना चाहती हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं बम बम भोले के जयघोष के साथ इस खबर की। बाबा बर्फानी के पावन धाम की तरफ आस्था का सबसे बड़ा कारवां निकलने को तैयार है। इस शुक्रवार को शुरू होने जा रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में उत्साह अपने चरम पर है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं। कोई माथे पर तिलक लगाए है तो कोई हाथों में तिरंगा और भोलेनाथ का ध्वज लिए बाबा के दर्शन की आस में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से लेकर बालटाल और पहलगाम मार्ग तक हर तरफ सिर्फ एक ही रंग दिखाई दे रहा है और वो है भोले की भक्ति का रंग। लंगरों में सेवा का भाव है, शिव भक्तों में अपार उत्साह है और हर चेहरे पर बाबा बर्फानी के दर्शन की अधीर प्रतीक्षा साफ नजर आ रही है। मान्यता है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है और यही वजह है कि कठिन पर्वतीय रास्ता, मौसम की चुनौती और लंबी यात्रा भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पाती। इस बार यात्रा सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी बड़ा उदाहरण बनने जा रही है। और देखिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप तक, सड़क से लेकर आसमान तक और संवेदनशील इलाकों से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे अलर्ट मोड पर लगी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस वर्ष यात्रा पर आने जाने वाले हर पंजीकृत श्रद्धालु को 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जा रहा है। ओम नमो पार्वती पते। और देखिए, अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं, लेकिन आस्था का सैलाब अभी से उमड़ने लगा है। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचने लग गए हैं। बिल्कुल, देखिए रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा। आखिर ग्राउंड पर किस तरह का माहौल है, श्रद्धालुओं में कितना जोश है, कितनी एक्साइटमेंट है और यात्रा को लेकर क्या क्या खास इंतजाम किए गए हैं, चलिए अब आपको दिखाते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन की शुभ घड़ी में बस कुछ घंटों का वक्त बचा है। श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए कमर कस ली है। बाबा के दर्शनों के सौभाग्य का सुख अभी से यहाँ महसूस किया जा रहा है। जम्मू के इस यात्री निवास भवन से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहला जत्था रवाना होगा, लिहाजा भक्तों का जोश हाई है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर यहाँ पर बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु जो है यहाँ जम्मू शहर पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बम बम भोले का जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और जो श्रद्धालु है काफी व्याकुल है भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। हम सीधा यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी आप बताएं, आप करते हैं? अंकित उपलावदिया। कहाँ के रहने वाले? शाजापुर के। मुझे बताएं, मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप इस यात्रा के लिए आए हैं? जी बहुत हो रही है। बहुत उत्साहित है जाने के लिए बाबा बर्फानी के यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, सुविधा भी बहुत बढ़िया है, सब आइए, सुरक्षा भी बहुत है, कुछ नहीं होता है। अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं।
यात्रा के लिए निर्धारित बैंकों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो रहे हैं, लेकिन जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके लिए जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर तत्काल रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। तो पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो कई महीनों से चल रही है। ऑनलाइन ये सुविधा रखी गई थी, लेकिन जो श्रद्धालु ऑनलाइन ये पंजीकरण नहीं करा पाए थे और जो अब पंजीकरण कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी सुविधा रखी गई है। ऑफलाइन की सुविधा यहाँ अगर हम देखें जो तवी रिवर फ्रंट है वहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी गई है कि जो श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की वहाँ सुविधा रखी गई है। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए जम्मू और श्रीनगर के यात्री निवास भवनों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही यात्रा मार्ग और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। कोशिश यही है कि हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन सकुशल हो सकें। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर और श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है शुक्रवार को शुरू होने जा रही है। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यहीं जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना होगा। अगर हम देखें यात्री निवास भवन में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, चाहे केंद्रीय सशस्त्र बल हो, केंद्रीय बल जो है, साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, चप्पे चप्पे पर पहरा है और यहाँ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ये जो यात्री निवास भवन है अगर हम देखें तो इसको सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है और खासतौर पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। प्राथमिकता यही है कि यहाँ पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहे। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा का चक्रव्यूह कितना मजबूत है, अब जरा इसकी एक और तस्वीर देख लीजिए। बालटाल जाने वाले रास्ते पर ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मॉक ड्रिल है। आपात स्थिति में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को कैसे रिएक्ट करना है और दूसरे विभागों से कैसे तालमेल बैठाना है, इसका अभ्यास भी किया गया। इस बार अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जहां पर हर श्रद्धालु को जो है वो उनको हर तरह की सुविधा जो है अमरनाथ यात्रा के अलग अलग पड़ावों के साथ अमरनाथ गुफा में भी मिलेगी, जिसमें रहने और रुकने और वहाँ पर जो है सभी तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ तक कि अब की बार अमरनाथ यात्रा में सफाई का स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष जो है ध्यान रखा जा रहा है और विशेष टीमें लगाई गई हैं जो अमरनाथ यात्रा के रास्तों से प्लास्टिक और दूसरा कचरा साथ साथ जमा करेंगे और उसको रिसाइकिल किया जाएगा। अशरफ वानी, गुड न्यूज़ टुडे, श्रीनगर। तो देखिए इस बार सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा दोनों पर ही खास जोर दिया गया है। यात्रा पर निकलने से पहले नियम और सावधानियां जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये जानना कि इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या नई व्यवस्थाएं की हैं। बाबा के भक्तों का ये उत्साह यूं ही नहीं है। बाबा बर्फानी के दर्शनों की महिमा अपरंपार बताई गई है। भोले के भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा एक ऐसी कठिन साधना है जिसे आप शिवत्व को साधने की सबसे कड़ी तपस्या कह सकते हैं। बस कुछ घंटों बाद बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहला जत्था रवाना हो जाएगा। भक्त तैयार हैं तो प्रशासन ने भी यात्रा को सकुशल संपन्न करने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार केवल सुरक्षा के कड़े इंतजाम ही नहीं किए गए हैं बल्कि अमरनाथ यात्रा के दौरान सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। अगर आप भी इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि इस बार यात्रा में क्या बदला है और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर यात्रा के दौरान सुविधाओं की बात करें तो इस बार बालटाल से पवित्र गुफा तक पूरे रास्ते पर बिजली और लाइट की व्यवस्था की गई है ताकि खराब मौसम या रात के समय भी श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। ट्रैकिंग रूट को भी पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है जिससे कठिन चढ़ाई कुछ आसान हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए पोनी, पालकी और पोर्टर की प्री पेड बुकिंग शुरू की गई है, यानी अब तय किराए पर ही ये सेवाएं मिलेंगी। रहने की व्यवस्था भी पहले से बेहतर हुई है।
बालटाल, नुनवान, श्रीनगर और चंद्रकोट के यात्री निवासों का विस्तार किया गया है। वहीं जम्मू में बने नए सेंटर में करीब 4000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। जहां तक सुविधाओं की बात है तो यात्री निवास भवन में पीने का ठंडा पानी रखा गया है, फ्रिज लगे हुए हैं, साथ ही में बिजली जो है 24 घंटों वहां है, शौचालय की व्यवस्था है, क्योंकि जम्मू में इस समय उमस भरी गर्मी है, इसीलिए जो एसीज हैं यात्री निवास भवन के कमरों के अंदर उनको सर्विसिंग उनकी कराई गई है। पंखे भी चेक किए गए हैं कि किसी पंखे में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उन पंखों की मरम्मत भी की गई है। यात्री निवास भवन में जो कमरे हैं उनकी साफ सफाई भी हो चुकी है, रंग रोगन भी हो चुका है और जो श्रद्धालु यहाँ जम्मू शहर में अब पहुंच रहे हैं काफी व्याकुल हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। अगर कोई श्रद्धालु ज्यादा थक गया है या बीमार है या फिर किसी कारण से रुकना पड़ रहा है तो यहाँ पर आराम कर सकते। चलिए अब बात मौसम की जरा कर लेते हैं। देखिए, भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। मॉनसून का काउंटडाउन शुरू हो गया है और दिल्ली में 4 जुलाई तक मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। उसके पहले प्री मॉनसून बारिश दिल्ली एनसीआर के मौसम को सुहाना बना सकती है। मौसम और मॉनसून अब तक 26 राज्यों में दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग का ये अनुमान है कि 5 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर सकता है। के कुछ एक क्षेत्रों में मानसून वर्ष 2026 का आगमन हो चुका है। इसमें अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो मानसून ने पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है और कुल्लू और लाहौल स्पीति के बहुत से क्षेत्रों में मानसून ने दस्तक दे दी है। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं सिरमौर है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, जो बड़ा बंगाल एरिया, वहाँ पे मानसून का आगमन हो चुका है। सिरमौर की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के आसपास क्षेत्र जो चूड़धार एरिया है, वहाँ पे आगमन हो चुका है। साथ में जो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जो नारकंडा और जिसके जो ऊपर जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे मानसून की दस्तक हो चुकी है और जो संभावना ये है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर में जो शेष जो क्षेत्र बचे हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन है, कांगड़ा का बहुत सा क्षेत्र है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे संभावना है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून का अराइवल हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरी संभावना है कि राजस्थान के अंतिम छोर जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंचकर मानसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा। पहले देश के अंतिम छोर तक मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 15 जुलाई मानी जाती थी, लेकिन इस बार मानसून पूरे देश को करीब 1 हफ्ते पहले ही कवर कर सकता है। हालांकि पूरे देश में मानसून के आगमन की खबर के साथ एक टेंशन वाली बात यह है कि इस बार जुलाई में बारिश सामान्य से कम हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक प्रशांत महासागर में अल नीनो के लगातार मजबूत होने की वजह से जुलाई के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो मध्य, पश्चिमी और उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों समेत देश के ज्यादातर इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों में जुलाई में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।